तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी स्टीफन को। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं स्टीफन नाम के बच्चे को, जो कि जायंट व्हील वाले झूले के पास है। झूले से कोई औरत और आदमी उसे आवाज दे रहे होते हैं कि ऊपर आ जाओ स्टीफन। वो उसके माता पिता थे। स्टीफन ऊपर आ जाता है, झूला चलने लगता है। स्टीफन को डर लगने लगता है। फिर कहानी काफी आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं जवान स्टीफन को। वो कई सारी लड़कियों का बारी बारी ऑडिशन ले रहा है। सीन ये है कि लड़का कह रहा है कि पुलिस के पास जाके मेरी कंप्लेन करेगी, मुझे धोखा देगी ना। लड़की कहेगी नहीं ऐसा नहीं करूंगी। लड़का कहेगा सच बोलेगी तो जाने दूंगा। फिर लड़की कहेगी हाँ ठीक है, मैं यहाँ से निकलकर पुलिस के पास ही जाऊंगी और तेरी कंप्लेन करूंगी। फिर लड़का उस पर चाकू से हमला कर देगा। स्टीफन हर लड़की से कहता है कि फील के लिए तुम मुझे ही वो हत्यारा लड़का समझ लो, और जोर से चिल्लाना। और फील देने के लिए वो असली का चाकू भी ले आता है। एक्शन बोलते ही स्टीफन चाकू लेकर उन पर कूद पड़ता है। स्टीफन सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा था, बल्कि उन लड़कियों को सच में मार डालता है चाकू घोंप घोंप कर। हमें स्टीफन की फैमिली फोटो दिखाई जाती है, जिसमें हमें उसके माता पिता दिखते हैं। शहर में डर का माहौल है। शहर से 9 लड़कियां लापता हैं। बड़ी खबर ये थी कि पुलिस ने खूनी का स्केच बना लिया है, जो कि था स्टीफन। पुलिस हर जगह उसकी तलाश करते हुए उसके घर पहुंच जाती है। इधर स्टीफन एकदम चिल मोड में पुलिस स्टेशन जाता है और कहता कि मैंने ही उन 9 लड़कियों का खून किया है। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ। इस केस को सौंपा जाता है माइकल नाम के पुलिस ऑफिसर को। जनता आक्रोश में थी, कह रही थी कि स्टीफन को सीधा गोली मार दो। केस तो ऑफिशियली क्लोज होने जा रहा था, क्योंकि खूनी ने खुद आकर गुनाह कबूल कर लिया। पर माइकल को यह बात खाए जा रही थी कि उसने खुद आकर सरेंडर क्यों किया। स्टीफन कैजुअली बताता है कि वो सबको कैसे मारता था। वो बताता है कि वो लाशों को जंगल में फेंक आता था। जब दूसरे दिन वापस जाता तो लाशें वहां नहीं होती थी। उन लाशों के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। पुलिस उस जगह पे तहकीकात करने जाती है तो लाशें सच में वहां नहीं थी, बस लड़कियों के कुछ सामान मिलते हैं। केस कोर्ट में जाता है तो स्टीफन कह देता है आराम से कि उसने नहीं खून किए हैं। जज कहते हैं इसका मेडिकल चेकअप कराया जाए, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। कहानी 2006 में जाती है, जहाँ हम देखते हैं स्टीफन को एक पिल्लू के साथ खेलते हुए। उसके साथ एक बच्ची भी खेल रही थी। स्टीफन उस पिल्ले को अपने साथ घर ले आता है, लेकिन उसको छुपा देता है पिता के डर से। स्टीफन के पिता दौड़ने में बेहद माहिर थे, पर बार बार जख्मी होने की वजह से नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाए। वो स्कूल में एक पीटी टीचर बन के ही रह गए। इस नाकामी ने उन्हें शराब की लत लगा दी। वो हर रोज पीते थे और अपना सपना स्टीफन पर थोपते थे। उसे बुरी तरह टॉर्चर करते थे एक्सरसाइजेस करा के। माँ का भी बुरा हाल कर रखा था। पिताजी को पिल्ला मिल जाता है तो वो स्टीफन पर चिल्लाने लगता है कि कहाँ से लाए ये। पिल्ला उन पर सूसू कर देता है तो पिता उसे पटक देते हैं, जिससे कि वो तुरंत मर जाता है। फिर हमें जायंट व्हील वाला झूला दिखाया जाता है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसमें पिताजी बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। ये सब कुछ वर्तमान में स्टीफन बता रहा था साइकियाट्रिस्ट सीमा को। सीमा उसको एक फोटो दिखा के कहते हैं इसमें क्या दिख रहा है। नॉर्मल लोगों को तितली या कुछ और लगता, पर उसमें उसे राक्षस दिखाई देता है। सीमा आगे की कहानी बताने को कहती है। स्टीफन कहता कि इन सब की शुरुआत तो पापा ने की थी, पर इसका अंत उन्होंने नहीं किया। कहानी 2012 में शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि पिताजी जख्मी हालत में अस्पताल में एडमिट हैं। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने एसआई की बेटी की वीडियो लीक कर दी। लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की। लड़की के परिवार वालों ने पिता को बहुत पीटा। पिता की अब भी हेकड़ी नहीं निकली। वह भी माँ से बदतमीजी से ही बात कर रहे होते हैं। माँ आज सब कुछ सहने के बजाय गुस्सा के अपने पति को पीटने लगती हैं। माँ जो इतने सालों तक पापा को बर्दाश्त करती रही, अब उन्हें मौका मिल गया था। पापा के डर से बंद किया हुआ बेकिंग का काम उन्होंने दोबारा शुरू किया। पहले उन्होंने पूरे घर को कंट्रोल में लिया और फिर पापा को। उनकी कॉफी में कुछ दवाई मिलाने लगी, जिससे कि पिताजी कमजोर पड़ने लगे। वो पूरे उनके कंट्रोल में आ गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे भी कंट्रोल करना चालू कर दिया। दुनिया की नजरों में हमारा परिवार बिल्कुल सीधा साधा था, पर हमारी नजरों में वो कोई परिवार नहीं, माँ का साम्राज्य था। हमें देखने मिलता है कि माँ आराम से सोफे पर बैठी हुई हैं और पिताजी किचन में काम कर रहे हैं। घर पर पड़ोसी आते हैं। माँ के कहने पे पिताजी अच्छे से कपड़े पहनकर नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, जैसे घर में उन्हीं के चलती हो। माँ भी एकदम हंसमुख औरत बन जाती हैं।
हमें फिर से जायंट व्हील दिखाया जाता है जो कि अब क्लॉकवाइज घूम रहा है। घूमने पर अब पिताजी नीचे चले जाते हैं और माँ ऊपर आ जाती हैं। वर्तमान में सीमा की माइकल से मुलाकात होती है। वो कहती हैं कि स्टीफन कुछ छुपा रहा है, क्या पता जिन लड़कियों को मारने का दावा वो कर रहा है वो जिंदा हुई तो। माइकल कहता है उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाप के खिलाफ एक केस दर्ज है, उसने पहले अपनी बीवी को मारा और फिर खुदकुशी कर ली। सीमा कहती कि तुम और भी लोगों से मिलो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालो स्टीफन के बारे में। स्टीफन का परिवार जहाँ रहा करता था वहाँ के आसपास के लोगों से पूछने पर मिक्स्ड जवाब मिलते हैं। कोई कहता अच्छा परिवार था तो कोई कहता बाप खड़ूस था, नशेड़ी था। स्टीफन के बारे में अच्छा सुनने मिलता है कि वो सीधा लड़का है। माइकल स्टीफन के बचपन के दोस्त मिथुन से मिलता है। वो बचपन का एक किस्सा बताता है। स्टीफन ने उससे कहा कि माँ को बहुत गुस्सा आता है, जब देखो मुझे पीटती रहती हैं। मिथुन कहता तुम्हारी माँ तो कितनी अच्छी है, अच्छा अच्छा केक खिलाती है बना के, बेकार में ही बुराई करते रहते हो तुम उनकी। तभी माँ आ जाती है जो कि पूछती है कि पापा को कॉफी दी, उसमें गोलियां मिलाई थी कि नहीं। स्टीफन भूल गया था दवाई डालना। मिथुन के जाने के बाद माँ स्टीफन को पीटने लगती हैं। तभी मिथुन आ जाता है वापस। गेम की सीडी भूल गया था वो, उसने देख लिया था माँ को स्टीफन को पीटते हुए। वर्तमान में मिथुन कहता स्टीफन के माँ बाप मुझे अजीब ही लगते थे। उन दोनों के बीच में स्टीफन फंस गया। जिसने स्टीफन के माँ बाप का केस हैंडल किया था माइकल उस ऑफिसर से मिलता है। ऑफिसर मूर्ति की ही बेटी थी वो, जिसका वीडियो बना के स्टीफन के बाप ने लीक किया था। माइकल कहता स्टीफन के माँ बाप का केस बहुत ज्यादा उलझा हुआ था, फिर आपने उसे क्लोज क्यों कर दिया। मूर्ति कहता मैंने जो किया अपनी बेटी के लिए किया। स्टीफन के बाप ने खुदकुशी नहीं की थी, स्टीफन ने उसका खून किया था। 31 दिसंबर की रात हमें कॉल आया, कॉल मैं नहीं उठाया। कॉल करने वाले ने बताया कि उसने अपनी ही पत्नी को मार डाला है। लोकेशन पर पहुंचकर पता चला कि वो स्टीफन का घर था। स्टीफन के बाप ने उसकी माँ को मार डाला और उसे मारना उसकी ओर बढ़ा। वो उसे मार भी देता क्योंकि था वो जल्लाद आदमी। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। स्टीफन की जिंदगी आसान नहीं रही है। मैंने रिपोर्ट बनाई कि पति ने पत्नी की जान ली और फिर उसने खुदकुशी कर ली। माइकल कहता अगर उसे तभी गिरफ्तार कर लिया होता तो आज वो 9 लड़कियां जिंदा होती। मूर्ति की बेटी अब उस हादसे से उभर चुकी है और अब उसकी शादी हो रही है। माइकल सीमा से कहता है कि अब स्टीफन से पूछो कि क्या हुआ था। अगर उसकी कहानी में वही हत्यारा निकला तो समझ लो वो सब बातें सच बोल रहा है। अब स्टीफन कहानी सुनाना शुरू करता है। पिताजी स्टीफन से कहते कि माँ की साड़ी प्रेस कर दो, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेता हूँ। अगर सारे काम खत्म नहीं किए तो वो घर आकर मुझे बहुत मारेगी। स्टीफन प्रेस कर ही रहा होता है कि तभी एक लेटर आता है। जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आया था। स्टीफन की चेन्नई में नौकरी लग गई थी। तभी उसे याद आता है कि साड़ी प्रेस कर रहा था वो साड़ी पूरी तरह जल चुकी होती है। पिताजी डर के मारे कांपने लगते हैं कि अब तो वो मार डालेगी मुझे। स्टीफन कहता चलो सेम साड़ी लेके आ जाते हैं तो मार खाने से बच जाएंगे। पिताजी को तो याद भी नहीं था कि वो आखिरी बार घर से कब निकले थे। स्टीफन साड़ी ले लेता है, फिर कहता चलो एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। पिताजी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था बाहर आकर ताजी हवा पाकर। पिताजी कहते हैं बेटा एक सिगरेट पिला दे मुझे। स्टीफन पिला देता है उन्हें। घर जाते समय वो लोग खूब मौज मस्ती करते हुए जाते हैं। कार के टेढ़े टायर और सिगरेट की बू से माँ को पता चल जाता है कि पिताजी बाहर गए थे। माँ आते ही उन्हें कूटने लगती हैं। स्टीफन रोकने आ जाता है माँ को तो माँ उसकी भी सुताई करने लग जाती हैं। माँ को ज्वाइनिंग लेटर दिख जाता है। माँ कहती तुम कहीं नहीं जाओगे। स्टीफन रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है माँ के सामने, पर उनका जवाब वही था। स्टीफन के पास यही एक मौका था अपनी लाइफ बदलने का और माँ उस मौके को उससे छीन रही थी। स्टीफन इस बार सीरियस होकर पूछता है जाने दोगी कि नहीं। माँ तब भी ना ही कहती हैं। ज्वाइनिंग लेटर भी फाड़ देती हैं। स्टीफन माँ का गला दबाने लग जाता है, फिर किचन से चाकू लाके उनके पेट में लगातार वार करते हुए उन्हें मार डालता है। पिताजी माँ की लाश देख के खुशी से नाचने लगते हैं कि मर गई नहीं औरत। स्टीफन से कहते तू परेशान क्यों हो रहा है, मुझे तो गर्व है तुम पर, तुम चिंता मत करो, मैं सारा इल्जाम खुद पर ले लूंगा। पिताजी खुद पुलिस को फोन करके बता देते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। इतना ज्यादा खुश थे कि कुछ भी बोले जा रहे थे, कुछ भी करे जा रहे थे। कहते मुझे बहुत तेज बाथरूम आ रहा है पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, पुलिस कभी भी आ सकती है। वो माँ की लाश के ऊपर ही सुसु करने जा रहे होते हैं तो स्टीफन उन्हें पकड़ते हुए उनका गला काट उन्हें भी मार डालता है। सीमा और माइकल अब कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि स्टीफन ने पिता को मारने का गुनाह कबूल किया तो सच बोल रहा है, नहीं कबूल किया तो झूठ बोल रहा है। पर यहाँ तो अलग ही कहानी सुनने मिली कि उसने पिता का ही नहीं माँ का भी खून किया था। माइकल बताता है कि अपने माँ बाप को मारने के बाद स्टीफन 1 साल चेन्नई में था। वहाँ एक फ्लैट में रहता था एक लड़की के साथ जो कि उसकी उम्र की ही थी। सरेंडर करने से पहले वो चर्च गया था। शायद वो उसी लड़की से मिलने गया हो, क्या पता उस इंसान को बचाने के लिए उसने सरेंडर किया हो। स्टीफन के घर से
उसे एक रिस्ट बैंड मिला था और उस पर भी उसी चर्च का नाम लिखा था जिस चर्च में वो गया था। चर्च के फादर बताते हैं कि रिस्ट बैंड किसी महिला का बैंड है। ये दोनों सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि सारी हत्याएं अकेले स्टीफन ने नहीं की, इसमें कोई लड़की भी शामिल है। क्या पता वही लड़की हो जो स्टीफन के साथ रहती थी। सीमा के पूछने पर स्टीफन बताता है कि वो चेन्नई में अकेला रहता था। सीमा और भी जानना चाहती थी पर स्टीफन घबराया हुआ सा दिखाई पड़ता है, मतलब कुछ है जो वो छुपा रहा है। माइकल को वो लड़की मिल ही जाती है जिसका रिस्ट बैंड था। उस लड़की का नाम है मैरी। मैरी बताती है कि मैं उसकी 10वीं शिकार थी, उसने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे खुद मेरे घर छोड़ा था। मैं ऑडिशन देने गई थी उसके पास। मुझसे बात करते टाइम वो बहुत भावुक हो गया। उसने कहा कि अब तक उसने 9 लड़कियों को मारा है, वो मुझे भी मारने वाला था पर अब नहीं मारेगा। फिर उसने सेफली मुझे घर छोड़ा। स्टीफन उससे कहता है सरेंडर करने से पहले बस एक आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैरी कहती मेरी माँ चर्च जाती है तो मैं भी कल जाने वाली हूँ। स्टीफन कहता ठीक है कल मिलते हैं, पुलिस के पास मत जाना, तुम्हारी जैसी लड़की को शोभा नहीं देता। अगले दिन स्टीफन चर्च आया। उसने मुझसे बात नहीं की, बस दूर बैठकर मुझे देखता रहा। सीमा पूछती ऑडिशन में सीन का परफॉर्म करना था। मैरी पूरा सीन बताती है तो तब उन्हें समझ आता है कि स्टीफन की लाइफ में कोई लड़की थी जिससे वो प्यार करता था। लड़की का नाम था कृतिका। सीमा स्टीफन से पूछती है तो स्टीफन रोने लगता है। स्टीफन की जिंदगी में थी कृतिका जो कि उसके हमसफर थी। चेन्नई में स्टीफन कृतिका के साथ रह रहा था। कृतिका वो लड़की थी जिसके साथ बचपन में स्टीफन खेला करता था। बचपन का प्यार थी कृतिका उसकी। इतना ज्यादा प्यार था दोनों में कि दोनों ने शादी कर ली, फिर नया घर भी लिया। नए घर में स्टीफन अपने माता पिता की तस्वीर टांगता है, तभी पिताजी की तस्वीर बोल पड़ती है। वो कहते कि तुमने अपने पापा को अपनी माँ से 1 सेंटीमीटर नीचे क्यों रखा है, मुझे इससे ऊपर टांगो। तभी माँ की भी फोटो बोल पड़ती है कि ऊपर तो मैं ही रहूंगी। दोनों लोग बहसबाजी शुरू कर देते हैं। दोनों की बातें सुनकर स्टीफन पगला जाता है। वो कृतिका से कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला, माँ बाबा को मैं नहीं मारा था। कृतिका डर जाती है सुनकर। स्टीफन कहता तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। कृतिका उसे शांत कराते हुए कहती नहीं जाऊंगी मैं कहीं। स्टीफन कहता मैंने तुमसे फिर झूठ बोला, उनको मैंने नहीं मारा। कृतिका रिलैक्स्ड हो जाती है, ये सोचकर के मजाक कर रहा था। तभी स्टीफन सामने की ओर इशारा करते हुए कहता उसने मारा है कृतिका। जिधर इशारा कर रहा था वहाँ कोई नहीं था। कृतिका अब और डर जाती है, उसकी हालत पतली हो जाती है पर फिर भी खुद को कंट्रोल करती है। स्टीफन के मन में कई सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं कि ये झूठ बोल रही है, अब ये पुलिस में कंप्लेन कर देगी, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। अगले दिन स्टीफन कृतिका को ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेने बोलता है तो कृतिका ले लेती है। स्टीफन कृतिका पर नजर रखने लगा था, उसका फोन चेक करना, उसका पर्स चेक करना, उसके कपड़े देखना, सब कर रहा था वो। 1 हफ्ता बीत जाता है तो कृतिका ऑफिस जा रही होती है। स्टीफन को इस बात का डर था कि कहीं ये पुलिस स्टेशन न चली जाए। वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पूरा दिन उसके ऑफिस के बाहर ही रहता, फिर वापस आते टाइम भी उसका पीछा करता, फिर रात में कमरे के बाहर रह के पहरेदारी करता। सोना उसने छोड़ दिया था, 1 मिनट भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। कृतिका को सब समझ आ रहा था धीरे धीरे। वो एक दिन देख भी लेती है उसे पीछा करते हुए, और नोटिस करने पे उसे पता चलता है कि वो तो हर टाइम उस पर नजर रखता है। एक शाम वो कैब से घर जाने के बजाय स्टीफन के सामने जाके खड़ी हो जाती है। कृतिका को अब भी स्टीफन के प्यार पर पूरा भरोसा था कि वो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। स्टीफन किसी और को इमेजिन करके उससे ही बातें किया करता है। कहता कृतिका कुछ नहीं करेगी, वो नहीं जाएगी पुलिस के पास, गलती तू करता है और भुगतना मुझे पड़ता है। कृतिका रात भर चुपचाप स्टीफन का बड़बड़ाना सुनती रहती थी। अगले दिन कृतिका स्टीफन से कहती कि पता नहीं अब और कैसे भरोसा दिलाऊं तुम्हें, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्टीफन के मन में गूंजती आवाजें ये कहने लगती हैं कि वो तुम्हें पागल समझती है, वो अपनी कृतिका नहीं है, वो पागल हो गई है। कृतिका उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाती है। स्टीफन कहता रहने देते हैं, पागल नहीं हूँ मैं। कृतिका कहती अपने ही माँ बाप को मार डालना नॉर्मल नहीं है, तुमने ये क्यों किया ये मैं समझती हूँ, लेकिन तुम खुद अपने अतीत से बाहर नहीं आए हो। स्टीफन कहता तुम्हें मुझसे डर लग रहा है ना, तुमको तो मैं सरेंडर कर देता हूँ। कृतिका कहती तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। स्टीफन कहता मैं जा रहा हूँ, मुझ पर भरोसा है तो आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। कृतिका को स्टीफन से बहुत ज्यादा प्यार था तो वो उसके साथ ही रहना चुनती है। स्टीफन की हालत फिर भी वैसे ही रही, अब तो वो हाथ में चाकू लेके बैठता था। एक दिन कृतिका उससे कहती कि मैं बहुत बीमार हूँ, 1-2 दिन के लिए दादी के पास जाना चाहती हूँ। स्टीफन कहता क्या करेगी वहाँ जाकर। कृतिका कहती कुछ नहीं करूंगी, बस उनके साथ रहना है थोड़ा। स्टीफन कहता अगर सच में जाना है तो सच बोल के जा कि तू पुलिस के पास जाएगी और मुझे फांसी के फंदे पर लटका देगी, बोल सच अब।
तभी जाने दूंगा। बोल दे कि तू एक खूनी है, तेरे साथ नहीं रहना मुझे। कृतिका उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि जाने दो मुझे। स्टीफन बार बार यही कह रहा होता है कि सच बोल दे फिर जाने दूंगा। कृतिका कहती है अगर ऐसा कहा तो जाने दोगे ना? स्टीफन कहता हाँ फिर जाने दूंगा, बोल। कृतिका वही रिपीट कर देती है जो स्टीफन सुनना चाह रहा था। तभी स्टीफन को पुलिस सायरन सुनाई देता है तो उसे लगता है कि कृतिका ने पहले ही पुलिस बुला ली। स्टीफन को गुस्सा आ जाता है, इस पर मैंने भरोसा किया और ये तो धोखेबाज निकली। वो उसके भी पेट में चाकू घोंप कर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। मारने के बाद स्टीफन को एहसास होता है कि सायरन की आवाज तो दूर जा रही है। अब जाकर वो होश में आता है कि उसने तो अपने ही हाथों अपने प्यार को मार डाला। वही इकलौती बची थी उसकी जिंदगी में जो उससे प्यार करती थी और अब उसे भी खुद से दूर कर दिया अपनी ओवर थिंकिंग और गलत फहमी की वजह से। वर्तमान में स्टीफन कहता है अब कभी भी मेरी कृतिका लौट कर नहीं आने वाली। उसके बिना मेरी जिंदगी का हर पल मुझे काटने को दौड़ता है और तब से मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। फिर कृतिका के प्यार को वापस पाने के लिए मैंने 9 लड़कियों की जान ले ली और फिर अचानक मैरी ने मुझे सच्चे प्यार का मतलब बताया तो मैं उसे मार नहीं पाया। मैरी को मारने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैरी को घर छोड़ा और सरेंडर कर दिया। काश इतने सारे परिवारों को बर्बाद करने से मैं खुद को रोक पाता, माँ बाप, कृतिका और 9 लड़कियों को मारने से रोक पाता खुद को। दूसरों की तरह मैं भी एक खुशहाल जिंदगी जी पाता। कोर्ट में सीमा बताती हैं कि स्टीफन दिमागी रूप से स्थिर है लेकिन खून करते वक्त ये बिल्कुल स्थिर नहीं था। उसे अपना किए पर पछतावा भी है। कोर्ट स्टीफन को सिर्फ दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। उन 9 लड़कियों के परिवार वाले और जनता इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होते। वो स्टीफन पर पथराव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टीफन पुलिस वैन में बैठा हुआ है। उसमें उसके माँ बाप, कृतिका और वो 9 लड़कियां भी बैठी हुई हैं। माँ कहती हैं कि उस पिल्ले की जान तुमने ही ली है ना? हमें दिखाया जाता है कि पिल्ले को बाप ने नहीं स्टीफन ने मारा था क्योंकि उसे मारने की तलब लगी थी। पिताजी कहते हैं मैंने अपने जीवन में 2 ही गलतियां की हैं, पहले की शराब पीने लगा और दूसरे की तुझसे अंधा प्यार किया। हमें दिखाया जाता है कि पिताजी तो स्टीफन से खूब प्यार करते थे। लड़कियों के चेंजिंग रूम में स्टीफन ने ही कैमरा रखा था और उसी ने वीडियो लीक करी थी। स्टीफन कहता बड़े होते होते लड़कियों से प्यार करने के बजाय उन्हें मारने में ज्यादा मजा आने लगा। पिताजी कहते कुत्ते बिल्लियों को मार के जब मन नहीं भरा तो इंसान का शिकार करने लगा। जब तेरी माँ ने तुझे रोका तो तूने उसे भी मार डाला। माँ कहती कि तूने अपने बाप को डराया, धमकाया ताकि वो इल्जाम अपने सर पर ले ले और फिर उनका भी गला काट दिया। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की कहती हमें क्यों मारा, हमारी क्या गलती थी? स्टीफन कहता कृतिका की मुझे बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा ऑडिशन रखते हैं। तुम लोगों ने उसकी तरह एक्टिंग की तो मैंने मार दिया। अचानक से खून करने की तलब लग गई मुझे तो मार दिया। बस बात को समझो, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब चलो तुम लोग जाओ यहाँ से। सारी लड़कियां वहाँ से गायब हो जाती हैं। स्टीफन कृतिका से कहता है जब मैंने अपने माँ बाप को मारने का सच कबूला था तब तूने क्या बोला था? सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। घंटा इंतजार करते तुम। कितनों को टोपी पहनाई है मैंने ऐसे ही झूठ बोलकर और तुम मुझे टोपी पहनाने चली थी, इसलिए मारना पड़ा तुझे। माँ कहती तेरी परवरिश तो अच्छी थी, तू हैवान कैसे बन गया? स्टीफन कहता कैसी परवरिश, जब देखो पीटती रहती थी। माँ कहती तेरी भलाई के लिए पीटती थी। स्टीफन कहता दिन भर तो मेरी गलतियां ही गिनाती रहती थी, तुम दोनों ने मिलकर टॉर्चर कर दिया था मुझे, दिमाग घूमने लगा था मेरा। मारना तो बनता ही था ना। वैसे पापा को मारने का कोई प्लान नहीं था मेरा, लेकिन पुलिस के सामने मुंह खोल देते तो दिक्कत हो जाती, इसलिए मार दिया उनको भी। लेकिन अगर पता होता कि ऑफिसर मूर्ति आएगा तो पापा को छोड़ देता मैं। माँ कहती हैं किसी न किसी दिन तो तेरी सच्चाई का जरूर पता चलेगा, फिर क्या करेगा? स्टीफन कहता मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था। अगर मैरी को मारने के बाद पुलिस का हाथ लग जाता तो वो सीधा मुझे गोली ही मार देते, इसीलिए मैंने सरेंडर करने का प्लान बनाया। मैंने इतने सारे टेस्ट दिए, उसमें पास हुआ। कृतिका की कहानी बताकर सीमा को भटकाया, माइकल को इतना दौड़ाया, वो मैरी को बीच में लाया, उन सबको कंफ्यूज किया, फिर सब कुछ क्लियर किया। इतना सब कुछ करा मैंने। बताओ किसे कब और कैसे धोखा देना है, किसे बेवकूफ बनाना है, उनकी भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए, तभी इस जालिम दुनिया में सांस ले पाओगे। ऐसे भोले भाले बन के रहोगे ना तो टिक नहीं पाओगे। अगर उस जज ने मुझे मौत की भी सजा सुनाई होती तो फांसी के फंदे पर लटकने से पहले तक बस निकलने की कोशिश करता। वो तो भला हो ऊपर वाले का जो उम्र कैद मिली मुझे। अब अच्छे बर्ताव के आधार पर देखो मैं कैसे 10 साल में जेल से बाहर आता हूँ। अब तीनों ध्यान से सुनो, मुझे जेल में अच्छा बर्ताव रखना है तो जेल में सामने आके मेरे दिमाग की दही मत करना। जाओ निकलो यहाँ से। स्टीफन को पुलिस वैन से जेल ले जाया जा रहा होता है और ये पूरा सीन उसके दिमाग में चल रहा था। स्टीफन कहता है यही सोच रहे हो ना कि मैं पागल नहीं महापागल हूँ, शैतान नहीं शैतान का बाप हूँ, लेकिन मैं हूँ सिर्फ स्टीफन।
मैं जो हूँ सो हूँ, ये सब घर पे करने की कोशिश मत करना, क्योंकि खून खराबा करना एक संगीन जुर्म है। माइकल के दिमाग में अब भी यही सवाल था कि आखिर उसने लाशों को गायब कैसे किया। कहानी कुछ हफ्ते पीछे जाती है, जब खुलासा हुआ था कि स्टीफन लाशें कहाँ फेंकता था। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो मुर्गी फार्म चलाता है। उसी आदमी ने जंगल से लड़कियों की लाशें उठाई थी। शायद वो भी स्टीफन जैसा सनकी आदमी है, या फिर है स्टीफन का साथी, या फिर स्टीफन है उसका आइडल। टू बी कंटिन्यूड लिखा आता है, जिसका मतलब अब अगला भाग आएगा लूना द नाइट अवेकेंस नाम से, जिसमें बताया जाएगा कि आदमी कौन है, इसका मकसद क्या है, अच्छा है या है स्टीफन से भी बुरा। इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपके मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि आखिर एंडिंग में बताना क्या चाहा। एंडिंग से पहले तक यही समझ आ रहा था कि माँ बाप के चक्कर में स्टीफन मेंटली अनस्टेबल हो गया, इसलिए सन की हत्यारा बन गया। लेकिन क्लाइमैक्स में दिखाया गया कि सब किया धरा तो स्टीफन का ही था। माँ बाप बुरे थे, ये भी स्टीफन ने ही अपनी कहानी में बताया। स्टीफन बुरा है, ये भी स्टीफन के जरिए ही पता चला। मुझे ऐसा फील होता है कि स्टीफन ही बचपन से सन की हो गया था। बचपन से उसे किसी को मारने, काटने, तड़पता देखने की तलब होने लगी, तो बिना कोई वजह, बिना कोई खास मतलब के भी वो लोगों को मारने लगा, बस अपनी तलब शांत करने के लिए। जितने भी सन की खूनी रहते हैं, इनके केस में यही रहता है कि उनका बचपन अच्छा नहीं होता, या उनके साथ कोई बुरा करता है तो वो बुरा करना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज पूरी मूवी में दिखाया गया, लेकिन अंत में पूरी कहानी ही बदल दी। स्टीफन मेंटली अनस्टेबल नहीं है, वो पूरी तरह स्टेबल है। हाँ, वो खूनी है, हत्यारा है, लेकिन वो खून अपने पूरे होशो हवास में करता है। उसे बस मजा आता है मारने में, तो इसीलिए वो लोगों को मारता है। बस उसके लिए किसी को मारना उतना ही नॉर्मल है जितना आपके लिए सब्जी काटना। जो लास्ट में ट्विस्ट दिखाया वो ना होता तो शायद बेहतर एंडिंग होती, एक पॉजिटिव एंडिंग जिसमें जानने मिलता कि कैसे एक इंसान सन की खूनी बन जाता है। टॉक्सिक पेरेंटिंग और प्यार की कमी से कैसे इंसान धीरे धीरे पागल होता चला जाता है, इस चीज को ऑडियंस समझ पाती। पर लास्ट में दिखा दिया कि ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो पहले से ही सठियाया हुआ था। तो वैसे तो मन में यही सवाल आएगा कि क्या सन की खूनी का सन की खूनी बनने के पीछे कोई वजह नहीं होती क्या वो बस ऐसे ही बन जाता है बिना वजह? अगर ऐसा होता है तो स्टीफन जैसा ही होता होगा, जिसे बस मजा आए लोगों को मारने में, तलब हो लोगों को तड़पता देखने में। पॉजिटिव एंडिंग के बजाय नेगेटिव एंडिंग है इसकी, और आगे भी कंटिन्यू करने का सोचा गया है इस मूवी को। तो देखते हैं और कितना सन की इंसान दिखाया जाता है हमें। स्टीफन फिल्म देखने पर सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में यह आया कि पुलिस को स्टीफन का स्केच मिला कहाँ से? उन्हें कैसे पता चला कि स्टीफन ने ही सभी लड़कियों का खून किया है? मैरी के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, बाद में मिली वो, तो स्केच बनवाया किसने? तो ये सबसे बड़ा लूप होल है मूवी का। सीमा अच्छी मनोचिकित्सक नहीं थी, जो कहानी स्टीफन ने सुनाई उसे ही सच मान लिया, क्रॉस क्वेश्चन किया ही नहीं। मेरे मन में तो सवाल यह आया कि जब माँ के कंट्रोल में सब कुछ था तो क्या वो स्टीफन को पढ़ने भेजती थी? जॉब ऐसे तो नहीं मिल जाती, कॉलेज जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो क्या माँ ने इतनी छूट दे रखी थी स्टीफन को? जब उसे जॉब करने नहीं भेज रही तो उसे पढ़ाएंगी क्यों? स्टीफन की कहानी में सबसे बड़ा लूप होल यही है। उस सीन में जब तस्वीर में लगे माँ बाप बोलने लगते हैं तो उस वक्त स्टीफन ने जो टी शर्ट पहन रखी थी उस पर लिखा था नॉइज इन माई हेड। ये रेफरेंस था इस बात का कि सब कुछ उसका दिमाग में चल रहा है, रियल में नहीं है कुछ। जब वो सरेंडर करने जाता है तो सच बताता है कि उसने ही 9 लड़कियों का खून किया है। तब उसने जैकेट पहन रखा था जिस पर लिखा था नेवर लाई, और उसने उस वक्त सच ही कहा था और बाकी टाइम अधिकता झूठ बोला। बार बार मूवी में जायंट व्हील दिखाया, जिसका क्या रेफरेंस है ठीक से समझ पाना मुश्किल है। शायद ऐसा हो कि उसके जरिए ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब जब व्हील घूमता है उसकी लाइफ में कुछ टर्न आता है। एक्टिंग की बात की जाए तो सबकी एक्टिंग सही ही देखने मिली। स्टीफन का किरदार निभाने वाले गोमती शंकर मुझे धनुष जैसे लगे। ये बहुत बड़े बजट की मूवी नहीं है, इसमें सब नए कलाकार हैं और डायरेक्टर राइटर मिथुन बालाजी की ये पहली फिल्म है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म ठीक है, एक बार को देखे जा सकती है। वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, कर दो यार, कितना ही टाइम लगता है, कर देना, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।